एक और साल बीत रहा है। 2024 बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया। अब इनमें से कौन सी उम्मीदें पूरी हुई और क्या बाकी रह गई? ये साल दुनिया को क्या देकर जा रहा है? आज के राजदूत में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि 2024 में किन घटनाओं और लोगों ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव देख रहे हैं। राजदूत ईयर एंडर का पहला चैप्टर है चुनाव। चुनाव यानी लोकतंत्र की पहली शर्त। 2024 का साल चुनावों का साल था पूरी दुनिया में। इस साल हिंदुस्तान में तो चुनाव हुए ही, रूस में हुए, अमेरिका में हुए, ब्रिटेन में, बांग्लादेश में, श्रीलंका समेत 50 से ज़्यादा मुल्कों में लोगों ने अपनी अपनी सरकारों को चुना। 2024 का पहला बड़ा चुनाव बांग्लादेश का था, जो 7 जनवरी को हुआ और इसमें आवामी लीग की शेख हसीना ने लगातार चौथा कार्यकाल हासिल कर लिया। शेख हसीना पर चुनाव में धांधली और लोकतंत्र के हनन के इल्ज़ाम लगते रहे। पश्चिमी देशों ने नतीजों पर आपत्ति भी जताई, जबकि हिंदुस्तान और चीन शेख हसीना को बधाई देने में आगे रहे। लेकिन ये बधाई कुछ खास काम आई नहीं। 7 महीने बाद उनका तख्ता पलट हो गया। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ प्रोटेस्ट उनके दहलीज तक पहुंचा और आखिर में उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। अगस्त से शेख हसीना हिंदुस्तान में है। फरवरी पर आइए, पाकिस्तान में आम चुनाव कराया गया। वोटिंग से पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई का सिंबल छिन गया। पीटीआई के कैंडिडेट्स को निर्दलीय पर्चा फिर भरना पड़ा और इसके बावजूद पीटीआई समर्थित उम्मीदवार पहले नंबर पर रहे। हालांकि किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला नहीं और आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। पीएमएलएन के शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, जबकि पीपीपी के आसिफ अली जरदारी को बनाया गया राष्ट्रपति। मार्च में रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। जैसी कि परिपाटी रही है, जब मैं एक बच्चा था, व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर तकरीबन 90% वोटों से जीत गए। बतौर राष्ट्रपति ये उनका 5वां कार्यकाल है। पुतिन साल 2000 से अजेय हैं। सितारे जो आसमान में हैं और ज़मीन पर पुतिन यही संकेत देते हैं कि उनके रहते किसी और का राष्ट्रपति बनना लगभग नामुमकिन है। प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। 19 अप्रैल को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लोकतांत्रिक चुनाव हुआ हिंदुस्तान में। भारत में लोकसभा के चुनाव हुए 7 चरणों में। 4 जून को नतीजे आए। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिल गया। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। जुलाई में ब्रिटेन की बारी आई। स्कैंडल्स और घर की फूट से जूझ रही कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को वक्त से पहले चुनाव करवाना पड़ा। लंबे समय बाद ओपिनियन पोल्स ब्रिटेन में जाकर सच साबित हुए और ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई। लेबर पार्टी ने 14 बरस बाद ब्रिटेन में सरकार बनाई और कीर स्टारमर मुल्क के नए प्रधानमंत्री बने। जुलाई में ही ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी आए। मई में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से समय से पहले चुनाव करवाना पड़ा और इन चुनावों में मसूद पेजेश्कियान को जीत मिली। सितंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिला। पहली बार धुरंधर पस्त हो गए। पूरे धुरंधर जितने थे और बाजी मारी अनुरा कुमारा दिसानायके ने। राष्ट्रपति बनते ही दिसानायके ने संसद को भंग किया और फिर संसदीय चुनाव भी कराए गए, जिसमें उनकी पार्टी 3 सीटों से 159 पर पहुंची। दिसानायके ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ी हरिनी अमरा सूर्या को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। लेकिन साल का सबसे हाई प्रोफाइल, अतरंगी और विवादित चुनाव निर्विवाद रूप से नवंबर में हुआ, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश कथित रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और इसमें ड्रामा था, इमोशन था, ट्रेजेडी भी थी। एक रैली के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई। एक डिबेट के बाद मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को नाम वापस लेना पड़ा। आनन फानल में कमला हैरिस को टिकट दिया, मगर कोई भी चीज़ ट्रंप को रोक नहीं पाई, न गोली न कमला हैरिस। वोटिंग फ्रॉड और बगावत के केस में आरोपी और हश मनी केस में दोषी होते हुए भी ट्रंप जीत गए। अच्छी खासी मार्जिन से जीत गए और जीतने के बाद वो जैसे संकेत दे रहे हैं वो बहुतों के लिए अच्छा तो नहीं दिख रहा है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को है। चुनाव के बाद जंग, ये हमारा अगला चैप्टर है। 2024 में कोई बड़ी जंग शुरू तो नहीं हुई, लेकिन पहले से चली आ रही कुछ लड़ाइयों पर विराम लगा। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से चली आ रही लड़ाई बदस्तूर जारी है। इस साल इजराइल ने हमास के 2 बड़े नेताओं की हत्या की। हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये को ईरान में मारा गया, जबकि याह्या सिनवार को गाजा में। युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं दिख रही है।
गाजा के साथ साथ इसराइल की एक समानांतर जंग लेबनान में भी चल रही थी, हिजबुल्लाह के खिलाफ। सितंबर में इसराइल ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को मारा। 3 दशकों में हिजबुल्लाह को लगा सबसे बड़ा झटका यह था। अक्टूबर में ही नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को भी मारा गया। उसी समय इसराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्स साउथ लेबनान में उतारी और इसमें हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर नवंबर में दोनों के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ और इसके बाद नॉर्थ इसराइल और साउथ लेबनान से विस्थापित हुए लोगों को वापस लौटने का मौका मिला। हालांकि अभी भी हिंसा के बादल पूरी तरह छटे नहीं हैं। इसराइल और लेबनान का एक पड़ोसी सीरिया भी है। वहाँ 2011 से सिविल वॉर चल रहा था और बहुत सारे गुट बशर अल असद को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही एक गुट हयात तहरीर अल शाम HTS दिसंबर में असद को हटाने में कामयाब रहा। बशर भागकर रूस गए हैं। इधर HTS नया सीरिया बनाने का दावा कर रहा है और HTS का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल गुलानी के पास है। उसके तार अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और अबू बकर अल बगदादी से जुड़ते हैं। इसी आधार पर पश्चिमी देशों ने HTS को आतंकवादी संगठन और अल गुलानी को आतंकवादी का दर्जा दिया था, लेकिन अब वो उन्हीं से गलवहियाँ कर रहे हैं। और टेररिस्ट के टैग का वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, जिसकी लाठी उसका टैग। गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। अगली जंग पे चलिए, रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी, 2024 में चल रही है। हाल फिलहाल इसके रुकने के आसार तो नहीं दिखते। इस साल बस ये हो गया कि यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि रूस को झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। यूक्रेन अभी भी पूरी तरह से US और वेस्ट के भरोसे है, मगर अमेरिका में निज़ाम बदल रहा है और ट्रंप के आने के बाद रूस यूक्रेन जंग की तस्वीर बदलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। एक और जंग चल रही है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। शांति को उपदेश देने वाली संस्थाओं और देशों ने भी चुप्पी साध रखी है और ये जंग है सूडान की, जहां अप्रैल 2023 से रेगुलर आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के बीच लड़ाई चल रही है। इसमें 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं, जबकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी की कगार पर है। मगर कहते हैं ना, समस्याओं की प्राथमिकता एस्थेटिक्स के आधार पर तय होती है। सूडान को भी इंतज़ार करना होगा क्योंकि जो मर रहे हैं उनकी चमड़ी काली है। अगले चैप्टर पे चलिए, जंग को पीछे छोड़ के कौन कौन सी शख्सियतें चर्चा में रही उनकी बात कर लेते हैं। 2024 में दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोगों की लिस्ट में पहला नाम है एलन मस्क का। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में उनकी भूमिका ऑब्वियसली बड़ी अहम थी। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज की कमान दे दी है। ये डिपार्टमेंट अमेरिकी सरकार के खर्च में कटौती करने में मदद करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप सरकार में मस्क का रोल यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है। मस्क का अधिकांश समय ट्रंप के साथ बीत ही रहा है। विदेशी नेताओं से फ़ोन कॉल और मीटिंग्स में मस्क साथ जा रहे हैं। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि असली राष्ट्रपति तो मस्क ही होंगे, और बात इतनी बढ़ गई है कि ट्रंप को सफाई देनी पड़ गई कि मैं सब कुछ उसको नहीं देने जा रहा हूँ। इसी साल जून में विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को रिहाई मिल गई। वो 2019 से लंदन की जेल में बंद थे और अमेरिका ने उनके खिलाफ जासूसी और गुप्त जानकारियां रिलीज करने से जुड़े 18 चार्जेस लगाए थे। जून में अमेरिका ने असांज के साथ डील कर ली और इसके तहत उन्होंने एक आरोप को स्वीकार किया, जिसके बदले उन्हें जेल से रिहा किया गया। अगला नाम ऑब्वियसली मोहम्मद अल गुलानी का है, सीरिया के नए डी फैक्टो लीडर। असद को हटाने के बाद अल गुलानी ने अपना असली नाम अहमद अल शरार रख लिया है। इनका शासन कैसा होता है, मिडिल ईस्ट की दशा और दिशा काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करने वाली है। अगला नाम अलेक्सी नवलिनी का है। 16 फरवरी को रूस की एक जेल में उनकी मृत्यु हो गई। विपक्षी नेता थे। नवलिनी पुतिन के सबसे बड़े विरोधियों में थे और उनकी पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुतिन ने ही मेरे पति की हत्या करवाई है। वैसे 2024 में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा चर्चा पाई, एलन मस्क से भी ज़्यादा, उसके फैसलों पर 2025 की धारा तय होने वाली है। वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। 2020 में चुनाव हार गए, बगावत और चुनाव में धांधली का इल्ज़ाम लगा, एक केस में कन्विक्ट भी हो गए। फेलन पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका अपराधियों वाला फोटोशूट हुआ, मग शॉट्स। फिर भी उनके खिलाफ जितनी आवाज़ें उठती रहीं, उन सब पर भारी पड़ गई एक गोली जो उन पर चली थी। असाधारण वापसी उन्होंने की। दूसरा उदाहरण हालिया इतिहास में शायद मिलता नहीं और इसी वजह से टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया। अगला चैप्टर है खेलों से संबंधित। इस साल भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का सूखा खत्म हुआ। 2011 के बाद पहली बार कोई वर्ल्ड कप हिंदुस्तान आया। 29 जून को भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। 2024 में खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन पेरिस में हुआ। 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक गेम शुरू हुए। अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल्स के साथ पहला स्थान हासिल किया। भारत को संतोष करना पड़ा 71वें स्थान से।
भारत के खाते में एक भी गोल्ड नहीं आया। दिसंबर में 18 साल के चेस प्लेयर गुकेश डोमाराजू भारत के लिए गर्व का मौका लेकर जरूर आए, लेकिन वो चीन के डिंग लेरेन को हराकर दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए। खबरगांव ने गुकेश के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनके साथ बातचीत का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम 5वें चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जो कि है सिनेमा का। सिनेमा की दुनिया ने हमेशा की तरह इस साल भी सरप्राइज किया। इस साल आई कुछ शानदार फिल्मों में कॉन्क्लेव का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। इस फिल्म की कहानी पोप के चुनाव पर बेस्ड है। 2025 के ऑस्कर्स में ये फिल्म सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने की दावेदार भी है। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन अ स्लाइड को साल की सबसे मौजूद फिल्म में गिना जा रहा है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर्स में भेजा जाएगा, इसके बजाय लापता लेडीज को भेजा गया और लापता लेडीज पहली शॉर्टलिस्ट में भी जगह नहीं बना पाई। ऑल वी इमेजिन अ स्लाइड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी पसंद आई। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में इस फिल्म को पहले नंबर पर रखा है। इसी साल ड्यून 2 भी रिलीज हुई, वो भी अगर आप ड्यून के पसंद है फ्रेंचाइजी के तो देख सकते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केस की चर्चित किताब 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पर बनी सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। ये भी एक बेहतरीन अनुभव आपका हो सकता है। एक और शानदार डॉक्यूमेंट्री आपको देखनी चाहिए जो इस साल आई, नाम है साउंड ट्रैक टू अ कू डेटा। कमाल की डॉक्यूमेंट्री है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पहले प्रधानमंत्री पैट्रिक लुमुम्बा पर बेस्ड है। लुमुम्बा को क्रांति का नायक माना जाता था उनके देश में, और वो अपने मुल्क को आगे ले जाने के पक्षधर थे, लेकिन CIA ने उनका कत्ल करवाया। आज के राजदूत में बस इतना ही। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। ये सारी जानकारी की पूरे साल में क्या कुछ घटा आपके लिए अभिषेक लेकर आए थे। इसे रिकॉर्ड अभिषेक ने किया था और उन अभिषेक की मदद भी एक तीसरे अभिषेक ने की थी। आप देखते रहिए खबरगांव।